Hello students, how are you all? I hope you are fine. Myself Krutika Mali and I have been teaching you chemistry from my last 4 videos. We have been learning solution chapter together and in our last lecture we have covered colligative properties up to osmotic pressure. In our last lecture we have learned all 4 colligative properties and we have completed numericals related to first 3 colligative properties called relative lowering in vapor pressure, boiling point elevation and depression in freezing point. Today we will learn numericals based on osmosis and osmotic pressure as well as one more important phenomena called RO, reverse osmosis. If you like my videos, then please like, share and subscribe my videos along with students who are appearing for 11th and 12th Ag Science exams, and please support my channel. थैंक यू फॉर लिसनिंग और इसी चैप्टर को आगे और अच्छे से करने के लिए आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए. सो वी आर गोइंग टू लर्न रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड RO वाटर. सब लोग बोलते हैं कि हम RO प्लांट का पानी पीते हैं, राइट? तो ये जो RO है उसी को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं. ये ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड टर्म है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टीच यू द डायग्राम. यहाँ पे एक साइड पे फ्रेश वाटर भरा हुआ टैंक है, दूसरे साइड पे सॉल्ट वाटर भरा हुआ है और बीच में ये वाला जो पार्ट है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. उसको हम लोग SPM बोलते हैं. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसे टाइप का मेम्ब्रेन है जो अपने अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास होने देता है. सल्यूट पार्टिकल्स क्योंकि बिगर साइज के होते हैं तो इस मेम्ब्रेन के टाइनी होल्स से पास नहीं हो सकते. एज अ रिजल्ट ये मेम्ब्रेन सिर्फ प्योर वाटर को अपने अंदर से पास होने देगा और किसी भी इम्प्योरिटी को नहीं. अभी बात प्रेशर को मेंटेन करने की है. तो अगर हम फ्रेश वाटर को सॉल्ट वाटर से सेपरेट कर दे यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन वी विल ऑब्जर्व ऑस्मोसिस फर्स्ट. Now what is osmosis? In my last video I have taught you osmosis is the flow of water. Osmosis is the flow of water from lower concentration to higher concentration. Now because this is salty water, it is higher in concentration. इसमें salt का concentration ज़्यादा होगा और ये फ्रेश वाटर है तो इसमें सॉल्ट ना के बराबर होगा. सो वी कैन से दिस इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज हायर कॉन्सेंट्रेशन. तो ऑस्मोसिस क्या है? फ्लो ऑफ वाटर है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. सो वी विल सी के फ्रेश वाटर यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा. फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स पास होंगे. एज अ रिजल्ट सॉल्ट वाटर वाला कंटेनर ओवरफ्लो होने लगेगा पानी से, राइट? ड्यू टू ऑस्मोसिस वी विल ऑब्जर्व फ्लो ऑफ वाटर passing from fresh water to salty water. As a result we can see the level has raised. Now we have to put a piston. On which side we have to put a piston? Over salty water side. ये वाटर का टैंक जहाँ पे है उस टैंक को जिस पाइप से कनेक्ट किया है उसके ऊपर हमें एक पिस्टन लगाना है और पिस्टन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देना है. कितना ज़्यादा प्रेशर देना है? यहाँ पे प्रेशर विच इज़ ग्रेटर देन पाई. व्हाट इज़ पाई? पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पर ऑस्मोटिक प्रेशर तो मिनिमम प्रेशर होता है. ये हमें यहाँ पे सॉल्ट वाटर के ऊपर जो पिस्टन लगाया है उसके ऊपर हमें हाई प्रेशर देना है.
ओके, सो एज अ रिजल्ट अगर मेरा प्रेशर ग्रेटर देन पाई होगा तो क्योंकि ये प्रेशर ज़्यादा हुआ, पिस्टन यहाँ से फोर्स लगाएगी सॉल्ट वाटर के ऊपर। क्या प्रेशर आएगा सॉल्ट वाटर पे? क्या प्रेशर आएगा कि तुम पास हो जाओ, मेम्ब्रेन से पास हो जाओ, पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। एज अ रिजल्ट जितना भी सॉल्ट है वो यहाँ पे ही रह जाएगा, इसी वाले टैंक में रह जाएगा, और जितना भी प्योर वाटर है, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, दे विल पास थ्रू द मेम्ब्रेन। बट नाउ एज वी ऑब्जर्व, जब ऑस्मोसिस हो रहा था, फ्लो वॉज फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सलाइन वाटर, but while we are applying more pressure on the piston, the flow has reversed, right? अभी फ्लो पानी का, फ्लो तो पानी का ही होगा, पर कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स विल फ्लो। एज अ रिजल्ट जितना भी सॉल्ट है, जितना भी इम्प्योरिटी है, कोई और मॉलिक्यूल्स है, तो वो सब यहीं पे एक्यूमुलेट होने वाले हैं, वो यहाँ से पास नहीं हो सकते। only water molecules will pass through the membrane and we will get fresh water over here and it will flow from this outlet. Are you getting the diagram? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी आप ये वाला उसका फिनोमेना समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। कैसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं इस डायरेक्शन को? ऑस्मोसिस का डायरेक्शन ये वाला था, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, बट उसको हमने क्या किया? प्रेशर अप्लाई किया। कितना प्रेशर? लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर विच इज ग्रेटर देन पाई इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। कौन से साइड पे अप्लाई करना है ये प्रेशर? यहाँ करना है? नहीं, यहाँ करने से तो ये सब वाटर भी सलाइन हो जाएगा। सॉल्यूशन वाले पार्ट के ऊपर आपको हायर प्रेशर अप्लाई करना है ताकि सॉल्ट यहाँ रह जाए और वाटर फ्लो कर जाए। सो प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर, इट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से वाटर आउट हो जाएगा, okay, through semi permeable membrane, and this phenomena is called RO, reverse osmosis, जो कि osmosis से उल्टा है। osmosis में जो flow होता है water का, उससे यहाँ पे flow reverse है। ये फिनोमेना उन कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स कही जा सकती है जिनके पास पानी तो बहुत है, राइट, बहुत सारा पानी है। द कंट्रीज आर सराउंडेड बाय ओशन बट दे आर नॉट हैविंग पोर्टेबल वाटर, दे आर नॉट हैविंग इरिगेशन वाटर, okay, then this countries use such plants which is called desalination of sea water। हमने क्या किया? सलाइन वाटर को डिसैलिनेशन कर दिया, उससे अंदर से सॉल्ट पूरा निकाल दिया और उस वाटर को लायक बनाया पोर्टेबल वाटर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप आपको ये वाला पूरा थ्योरी समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विथ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। वी आर गिवन वन क्वेश्चन फ्रॉम NCERT. Example number 11. We have completed up to 10. This is 11th example. 200 centimeter cube of aqueous solution of protein. ओके, अभी आप यूनिट को देखिए, सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम क्या यूनिट हो गया? मतलब आपको वॉल्यूम दिया गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। हमें कभी भी सेंटीमीटर क्यूब वाला यूनिट नहीं चलता, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये हो गया 0.200 लीटर। कैसे कन्वर्ट किया मैंने? डिवाइड बाय 1000। Read further.
1.26 ग्राम प्रोटीन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। मतलब ये प्रोटीन का मास हो गया, ग्राम है तो ये मास होगा, वेट होगा किसका, प्रोटीन का, क्योंकि ये बहुत कम वेट है। ये हमारा सल्यूट हो गया, सल्यूट इज कंपोनेंट 2, उसका वेट हो गया W2, राइट। जब हम इतने ग्राम प्रोटीन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करते हैं तो वो मिलता है 2.57 इंटू 10⁻³ बार, दैट इज पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। Molecular mass of protein you have to find, that is M2. What is molecular mass? Molecular mass किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट 2 क्या है, सॉल्यूट, राइट। और ये सब प्रैक्टिकल जब हम कर रहे हैं तब टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। Okay, we will use these details and we'll go for the numerical. This is W2, that is 1.26 gram. Temperature is 300 Kelvin. Pi is equals to 2.57 into 10⁻³ bar. And you have to find M2 is question mark. So according to you, which formula we should use over here? एक ही चीज़ हमने पढ़ी है पाई से रिलेटेड, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू CRT, राइट। हमने ये पढ़ा था कि पाई इज प्रपोर्शनल टू C at certain temperature T. By removing proportionality we had put R as universal gas constant. So now we have to put C. We are not given C, right? So we have to replace by N/V. C is concentration in molarity. Molarity is mole per liter. So C की जगह हमने रिप्लेस कर दिया N/V. ये आपका RT हो गया। अभी N को रिप्लेस करना है, N रिप्लेस्ड बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास। N क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो N को रिप्लेस कर देते हैं W2 अपॉन M2 से, एंड दिस इज योर RT/V। नाउ वी आर गिवन एवरीथिंग एक्सेप्ट M2। M2 को सब्जेक्ट बना दीजिए, ये फाइंड करना है आपको। W2 इंटू RT डिवाइड बाय पाई इंटू V। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम हियर टू हियर। W2 1.26, व्हाट इज R 0.083 भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको बार में प्रेशर दिया गया है, आप 0.083 यूज़ करना तो आपका ज़्यादा प्रिसाइज आंसर आएगा। केल्विन के अंदर टेम्परेचर है 300, पाई इज 2.57 इंटू 10⁻³ एंड वॉल्यूम you have to put in liter only. If you want to convert this volume, then you will not get your answer. That is equals to this many grams per mole. You have to finish the calculation and you will get the answer 61.022 gram per mole. And this is your M2. M2 क्या है, प्रोटीन का मोलेक्यूलर मास। Therefore molecular mass of protein is equals to 61.022 यूनिट। आपको कभी नहीं भूलना है, नहीं तो आप हाफ मार्क्स गवा देंगे, राइट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टॉवर्ड्स एंड ऑफ आवर चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर theories by learning the last topic of the chapter called abnormal molar mass. अभी एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि मोलर मास एबनॉर्मल कैसे हो सकता है।
और ये कैसा होता है, एबनॉर्मल मोलर मास, राइट। मोलर मास नॉर्मल कैसा होता है, अगर इसको एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं तो नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आना बहुत ही जाहिर बात है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मल मोलर मास वो है जो हम कैलकुलेशन से फाइंड करते हैं, ओके। सो द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलिक्यूलर मास which we calculate by using atomic mass, right? If we want to find out molecular mass of NaOH, then we put 1 into atomic mass of sodium plus 1 into atomic mass of chlorine. We put the atomic mass which we already know and then we calculate and we get a value which is called calculated molecular mass. Is also called normal molecular mass, right? But अगर हम कोई प्रैक्टिकल कैरी आउट करते हैं, जैसे हमने 5 ग्राम NaOH ले लिया, NaCl ले लिया और उसको 5 लीटर पानी के अंदर डिज़ोल्व किया, सल्यूशन बनाया, उसको यूज़ करके हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नोट किया कि ये कितने पॉइंट पे फ्रीज़ होता है, उसका T0F क्या है, TF क्या है, बेस्ड ऑन दैट वी फाइंड डेल्टा TF विच इज़ कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन यूजिंग दिस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वी फाइंड मोलिकुलर मास, ओके। तो क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए हमने किसी एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी यूजिंग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ मोलिकुलर मास वी गेट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलिकुलर मास, राइट। ज़्यादातर तो प्रैक्टिकली जो मास मिलता है एक ही सब्सटेंस का और उसी सब्सटेंस का जो थियोरेटिकल मास होता है वो लगभग सेम ही होता है, बट कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ये मोलिकुलर मास अब नॉर्मल हो जाता है, मतलब उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है मोलिकुलर मास की वो और जो हमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से वैल्यू डिराइव हुई वो वैल्यूज़ मैच नहीं करती, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अच्छा, ये बात समझ आ गई आपको? अभी आपको ये समझना है कि ऐसा होता क्यों है। एक ही केमिकल है तो उसका थियोरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू सेम ही आना चाहिए, तो वो सेम क्यों नहीं आ रहा और कब कब, मतलब कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके अंडर अबनॉर्मल मोलर मास मिलता है। तो दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है रिगार्डिंग मोलिकुलर मास। द वन इज डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स and another is association of solute particles. Now what is solute particle? The substance or the component which we have used in less amount while preparing the solution, right? उसी को हम लोग सल्यूट बोलते हैं। तो ये जो सल्यूट है वो जब हम उसको सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं टू प्रिपेयर अ सल्यूशन, एट दैट टाइम वो सल्यूट या तो डिसोसिएट हो जाता है या तो वो एसोसिएट हो जाता है, और दोनों ही केस में उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं। और क्योंकि मोलिकुलर मास हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं, राइट, वी आर यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्योंकि हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं, वी नो व्हाट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, right? We know that colligative property is directly proportional to number of solute particles, right?
and is inversely proportional to molecular mass of the solute as well। दो चीज़ें आपको याद रखने के लिए मैंने बताई थी, आई होप आपको वो याद है। दो ही पॉइंट्स थे, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड सेकेंड मोलिकुलर मास से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो यही दो चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होने वाली है। पहले देखते हैं कि डिसोसिएशन में क्या होता है। ओके, आ जाइए। डिसोसिएशन, टू डिसोसिएट का मीनिंग क्या होता है, सबको पता है ये। टू डिसोसिएट इज टू ब्रेक, राइट। सब बोलते हैं ना डिसोसिएट हो गए, सब अलग हो गए। तो डिसोसिएशन का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, ये कब कौन से मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, सभी ऐसा डिसोसिएशन अंडरगो करते हैं? नो, आयोनिक वाले। Ionic compounds on making aqueous solution, the solute particles will break into two or more particles, those which are called ionic compounds। अभी आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि ionic compounds कौन से होते हैं, जैसे NaCl, जैसे MgCl2, जिसके अंदर ionic bond होता है, bond formed by ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, राइट। तो ऐसे जो बॉन्ड्स बनते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनको आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि सॉल्ट एक बहुत ही सिंपल आयोनिक कंपाउंड है। जब उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो उसका एक मोल वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद टूट जाता है, एक Na+ का मोल बनाता है और एक मोल Cl- का बनाता है। मतलब दो हो गए। हमने डाला, एक मोल था वाटर के अंदर, जब हमने NaCl डाला तो कितना डाला, 1 मोल डाला। 1 मोल का मतलब है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, मोल कॉन्सेप्ट, राइट। ओके, तो क्योंकि हमने एक मोल डाला था तो हम तो कैलकुलेट करते रहेंगे कि भाई हमने एक मोल लिया है, पर उसने अंदर जाके क्या किया, पानी के अंदर जाके ब्रेक हो गया। एक मोल से 2 मोल बन गए, एक मोल Na+ का सेपरेट हो गया, दूसरा एक मोल Cl- का सेपरेट हो गया। मतलब एक मोल के बन गए 2 मोल, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए, 2 × 6.022 × 10⁻23 हो गए। तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्योंकि पार्टिकल्स ब्रेक हो रहे हैं सोल्यूट के, सो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स विल इंक्रीज। हम तो दिमाग में लेके चल रहे हैं कि हमने 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स लिए, बट एक्चुअली उसके अंदर तो डबल पार्टिकल्स है। तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, मोलिकुलर मास उतना ही कम आएगा। क्यों मोलिकुलर मास कम आएगा? क्योंकि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे ही नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हुए, वैसे ही तुरंत कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हुई। क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी तरह मोलिकुलर मास कम हो जाएगा। क्यों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो हमें मोलिकुलर मास मिलेगा, इट विल बी लेस, इट विल बी लो वैल्यू देन द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो हम लोग बोलते हैं कि हमें अब नॉर्मल मोलर मास मिला, मतलब जितना कैलकुलेटेड मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। तो कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। देखिए 1 मोल KCl था, उसका 1 K+ हो गया, 1 Cl- हो गया, मतलब 1 मोल हैज़ ब्रोकन इनटू 2 मोल्स। सिमिलरली 1 CaCl2 ब्रेक करो, आपको आता होगा ब्रेक करना, Ca2+ 2 Cl-, मतलब 1 और 2 हो गए 3। K2SO4 will break into 2 K+ and 1 SO4 2-, so we get 3 again। Al2SO4 thrice aluminum sulfate, it will break into 2 Al3+ and 3
SO4 2-, सो इट इज़ टोटल 5। तो आपने देखा कि हमने लिया 1 मोल था और वो अंदर जाके डिसोसिएट हो गया और उसके 3, 4, 5 ऐसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। ओके, तो आपको डिसोसिएशन समझ आ गया, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन। एसोसिएशन आपने सुना होगा ना, टीचर्स का, हम टीचर्स का भी एसोसिएशन होता है, कभी कभी वर्कर्स का एसोसिएशन होता है, रिक्शा ड्राइवर्स का एसोसिएशन होता है। तो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? टू गेट टुगेदर, राइट? तो यहाँ पे किसका गेट टुगेदर, किटी पार्टी चल रही है। इट इज़ अबाउट सोल्यूट मोलिक्यूल्स। ओके, सोल्यूट का ही सब कुछ होना है यहाँ। जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो गेट टुगेदर पार्टी करेंगे और इसी वजह से देखिए मैंने यहाँ गेट टुगेदर पार्टी दिखा रखी है। ये एक मोलिक्यूल है इथेनॉइक एसिड का, CH3COOH हो गया ये इथेनॉइक एसिड। ये दूसरा मोलिक्यूल है, सी थोड़ा टेंशन देना, समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है। CH3COOH ये दूसरा मोलिक्यूल हो गया। दोनों अलग मोलिक्यूल्स हैं, मतलब मैंने स्टार्टिंग में कितने मोल लिए? 2। पर जब भी मैं इथेनॉइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, उसको हम जब भी बेंजीन के अंदर डालते हैं, बेंजीन एज अ सॉल्वेंट जब भी यूज़ होता है, तो वो एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड अंडरगो करेगा डाइमराइजेशन। नाउ व्हाट इज डाइमराइजेशन? 2 मोलिक्यूल्स का अटैच होना इज डाइमराइड। डाई मीन्स 2। कितने मोलिक्यूल्स अटैच हुए? 2। 3 होते हैं तब बोलते हैं ट्राइमराइजेशन, टेट्रामराइजेशन, उसी से वर्ड आया पॉलीमराइजेशन। पॉली मीन्स मेनी एंड मराइजेशन इज जॉइनिंग ऑफ मोलिक्यूल्स। सो वी कैन से जो पॉलीमर्स होते हैं दे आर वेरी लॉन्ग चेन फॉर्मिंग पार्टिकल्स, राइट? तो ये यहीं से चीज़ है, डाइमराइजेशन होता है किसका? इथेनॉइक एसिड का। कब? जब उसको बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तब। अब क्योंकि 2 मोल स्टार्टिंग में थे पर वो दोनों डाइमराइज हो गए। कैसे डाइमराइज हो गए? एक के ऑक्सीजन को दूसरे मोलिक्यूल के हाइड्रोजन ने पकड़ के रखा है। कैसे पकड़ा? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर दो टाइप के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पे काम कर रहा है इंटरमोलिक्यूलर, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में। ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, क्योंकि वो डाइमराइज हो रहे हैं, हमने कैलकुलेट किए 2 पर अंदर जाके हो गए 1। ट्राइमराइजेशन होगा तो 3 का बनेगा 1, राइट? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिक्रीज एज अ रिजल्ट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज। समझ आ रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास मतलब वो होगा इंक्रीज, है ना? ये डिक्रीज होना है तो मोलिकुलर मास को इंक्रीज होना है, मतलब हमें जो मोलिकुलर मास मिलेगा वो कैसा मिलेगा? हायर देन कैलकुलेटेड वैल्यू। घुसा दिमाग में? पक्का? ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से ट्राई की है आपको समझाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। मैं बहुत ही स्लो एंड स्टेडी, बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया कि मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूं, राइट? तो यहाँ पे आपको दोनों केस में क्या मिलेगा? अब नॉर्मल मोलर मास मिलेगा। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो कैलकुलेटेड वैल्यू से आपको मोलिकुलर मास कम मिलेगा, और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो कैलकुलेटेड वैल्यू से हायर वैल्यू मिलेगी। मतलब गलत हो गया,
राइट, सब गलत हो गया ना। हमें मिलना चाहिए था नॉर्मल मोलिकुलर मास, और ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन ना के सब गड़बड़ कर दी। तो अभी गड़बड़ को सही करना पड़ेगा, सही मोलिकुलर मास को फाइंड करना पड़ेगा। तो उसका रास्ता हमें दिखाया वेंट हॉफ ने। वेंट हॉफ वॉज द साइंटिस्ट जिसने बताया कि मेरे पास एक फैक्टर है जिसको वेंट हॉफ फैक्टर बोलते हैं, विच इज़ डिनोटेड बाय आई। ओके, स्मॉल आई से उसको डिनोट करते हैं। और वेंट हॉफ ने बताया कि अगर आप मेरे फैक्टर को यूज़ करेंगे, आई को यूज़ करेंगे, तो आप लोग भी नॉर्मल मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको वही सिखाने वाली हूँ कि अब नॉर्मल मोलर मास को नॉर्मल मोलर मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस कॉल्ड वेंट हॉफ फैक्टर विच इज़ डिनोटेड बाय आई। वेंट हॉफ ने हमें 3 फॉर्मूलाज दिए। आई के हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। इन तीनों में से किसी भी एक फार्मूला का यूज़ करके आप अब नॉर्मल मोलर मास को नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, द फर्स्ट वन इज I इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास मतलब कौन सा? जो थियोरेटिकल वैल्यू होती है वो, जो हम कैलकुलेटेड करते हैं एटॉमिक मास से मिलता है वो, उसको हम नॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। और ये एबनॉर्मल कौन सा हो गया? जो हमें प्रैक्टिकल करने पे मिला, राइट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर से जो मिला M2, उसको हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। अब या तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो या फिर observed value of colligative property divide by calculated value of colligative property। मतलब अगर आपको डायरेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, हमें डेल्टा TF मिल गया या डेल्टा TB मिल गया या ऑस्मोटिक प्रेशर मिल गया, किसी भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारे पास है और हम उसी का यूज़ करके आई का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें ऊपर अभी कौन सा रखना है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऊपर रखनी है और नीचे कैलकुलेटेड रखनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोलिकुलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ अगर नॉर्मल ऊपर आ रहा है और एबनॉर्मल नीचे आ रहा है, तो यहाँ ऑब्जर्व्ड ऊपर आएगा, कैलकुलेटेड नीचे आएगा। और तीसरा ऑप्शन है I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन। मतलब अगर हमें पहले से ही पता है कि मैंने एसिटिक एसिड ही लिया है जो बेंजीन के अंदर जाके एसोसिएशन करने ही वाला है, मुझे पहले से पता है कि इट विल अंडरगो एसोसिएशन एंड इट विल गेट डाइमराइज्ड, मतलब मेरे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम होने ही होने हैं। जब हमें ऐसा पहले से पता होता है तो हमें ये भी तो पता है कि वो डाइमर फॉर्म करता है। मतलब मैंने लिए थे 2 मोल, अंदर बन गया 1, तो मुझे आफ्टर एसोसिएशन 1 मिला, तो ऊपर पुट करना है 1, दैट इज आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय मैंने लिए थे 2, दैट इज बिफोर एसोसिएशन एंड वी गेट 0.5। आई का वैल्यू 0.5 मिल गया। ये एसोसिएशन का केस है। इसी तरह से अगर हम NaCl का एग्जाम्पल ले लें,
NaCl क्या करेगा, हमें पता है 1 मोल लिया है, अंदर जाके वो 2 बनाएगा। एक्वियस सोल्यूशन में आयोनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, 1 मोल से डिसोसिएट हो जाते हैं, एक Na+ का भी बनेगा, एक Cl- का भी बनेगा। मतलब मैंने लिया था 1, बन गए 2, तो आफ्टर कितने बन गए, 2, तो ऊपर आएंगे 2, पहले लिए थे 1, तो तब I का वैल्यू आ गया 2। मतलब I का वैल्यू 0.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब I ग्रेटर देन 1 भी होता है, I लेस देन 1 भी होता है। जब जब डिसोसिएशन होगा तब I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर 2 डिवाइड बाय 1 या 3 डिवाइड बाय 1 या 5 Al2SO4 थ्राइस हो गया तो 5 मोलेक्यूल होते हैं, पहले 1 था तो 5 डिवाइड बाय 1। तो ऐसे सभी केस के अंदर जब जब डिसोसिएशन हो रहा है we will get I which is greater than 1, while in case of association like ethanoic acid in benzene or any other acid we will get I less than 1 in case of association. So you must remember these 2 points while going for numericals as well. अगर आपने I फाइंड किया तो I का वैल्यू जैसे ही आपको मिलेगा क्वेश्चन से क्रॉस चेक करो कि मुझे केस एसोसिएशन का दिया गया है, राइट, एसोसिएशन का केस है तो I का वैल्यू लेस देन 1 मिलना चाहिए, मेरा तो 2 आया, मतलब मैंने कुछ गलत किया, तो फिर से रीचेक कर सकते हैं, राइट। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जो कि वैन हॉफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलिकुलर मास से आता ही आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इस टाइप के क्वेश्चन से, इस वाले टॉपिक से एक न्यूमेरिकल 4 मार्क्स का आना ही है, जिसके अंदर आपको I का वैल्यू फाइंड करना है या फिर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का वैल्यू फाइंड करना है या फिर डिसोसिएशन फैक्टर का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स भी करवाने वाली हूँ। आज बस इतना ही। आज हमने थ्योरीज सारी कंप्लीट कर ली है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। आई विल ट्राई टू सॉल्व, मेक यू सॉल्व एज मैनी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल। ओके, मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। और अगर किसी बच्चे ने किसी रीज़न से ये चैप्टर नहीं किया है या फिर उसका छूट गया है, वो बीमार था या कोई और रीज़न था और वो स्कूल ट्यूशन अटेंड नहीं कर पाया और उसका ये चैप्टर छूट गया है, तो बच्चों प्लीज़ फिज़िकल केमिस्ट्री से ये चैप्टर आप कभी मत छोड़ना। मैं आपको बहुत हार्डली इंसिस्ट करती हूँ क्योंकि ये चैप्टर बेनिफिट उठाने वाला चैप्टर है। समझ आ रहा है? अगर आप ये अच्छे से करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे इस चैप्टर की हेल्प से। फाइन, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।